Hello everyone, my name is Divya Sharma. I hope you all are good. Welcome back to my YouTube channel जूम शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं ऑलरेडी अपनी 4 वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो में हमने अपने चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया है। तो सेकंड वीडियो में चैप्टर 1 है और थर्ड फोर्थ वीडियो में चैप्टर 2 है। हमारा चैप्टर 2 अभी कंटिन्यू है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने जैसे कि पार्ट 4 में जाना कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी इंडियंस के साथ और कौन जीत रहा था, किस तरीके से किसका रूल इस्टेब्लिश हो रहा था। तो इस मैंने प्रीवियस वीडियो में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी ये कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जाना कि किस तरीके से ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू बंगाल पे अपना कब्जा कर लिया था। तो ये सब तो हमने देख लिया था। तो अब हम देखते हैं कि जो उनके फर्दर एक्सपेंशंस थे ब्रिटिशर्स के, तो आज हम वो स्टडी करेंगे। ब्रिटिश ऑलरेडी बंगाल पर अपना कब्जा कर चुके थे। अब वो चाह रहे थे कि उनका और राज्यों में भी उनका कब्जा हो। तो अब उनकी जो नज़र थी वो मैसूर पे थी, जहाँ मैसूर पे कौन रूल कर रहा था? हैदर अली। हैदर अली कहाँ रूल कर रहे थे? मैसूर पे। और अब इंग्लिश लोग चाह रहे थे कि वो मैसूर पे भी, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल पे अपना कब्जा किया, इसी तरीके से वो अब मैसूर पे भी अपना कब्जा कर लेंगे। द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, English and the French all wanted to establish their control over मैसूर। और अगर सब लोग चाह रहे हैं, मतलब सब लोग एक ही चीज़ को चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम दिया वो नाम दिया गया एंग्लो मैसूर वॉर। ये 3 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। हम इनको अब डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1767 से लेके 1799 तक का था। तो आइए अब हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1967 से लेके 69 तक था। इसमें क्या हो रहा था कि जो निज़ाम थे, मराठास थे और जो नवाब ऑफ कार्नेटिक थे, वो एक साथ थे। किसके? ब्रिटिशर्स। यानी कि ब्रिटिशर्स एक साथ हो गए और किसके अपोज में हो गए? हैदर अली के। यानी कि एक साइड तो हैदर अली हो गया और दूसरे साइड जो हो गए वो निज़ाम, मराठास एंड नवाब ऑफ कार्नेटिक और ब्रिटिशर्स। ये लोग एक साइड थे और हैदर अली एक साइड था। हैदर अली ने इनके बदले क्या किया? कुछ प्रॉमिस करके निज़ाम को और मराठास को अपनी साइड में ले लिया। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि वो उनका फेवर करेंगे, उनको टेरिटोरियल गेंस देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने किसी भी तरह निज़ाम को और मराठास को अपनी तरफ कर लिया। और एक अटैक उन्होंने किया किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर। आरकोट जो एक जगह थी, अटैक ऑन आरकोट एंड रीच टिल मद्रास। और ये मद्रास तक पहुंच गए थे। मतलब कौन? हैदर अली, निज़ाम और मराठास। जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश थे, वो थोड़ा सा घबरा गए और उन्होंने सोचा कि ये लोग तो हम पर हावी हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? द इंग्लिश वर फोर्स्ड टू कंक्लूड अ ट्रीटी विद देम फॉर म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरीज। मतलब इनके तरफ से जो रिजल्ट निकल के आया वो एक म्यूचुअल कंक्लूजन निकल के आ गया कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हमारी हेल्प करना। और इसी के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो ख़त्म होता है। तो अब हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, जो कि 1780 से लेके 1784 तक चला था। अब इस वॉर में होता ये है कि जो ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ मैसूर में जो प्रॉमिसेस किए थे कि वो उनकी हेल्प करेंगे, हैदर अली की हेल्प करेंगे, उन्होंने उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया। ब्रिटिशर्स डिड नॉट फुलफिल द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ मैसूर विच इज़ हेल्ड इन 1769। द इंग्लिश also attempted to capture माहे विच वॉज अंडर हैदर जुरिडिक्शंस। हैदर के जुरिडिक्शन के अंडर जो माहे थी, ब्रिटिशर्स उसको भी कैप्चर करना चाह रहे थे। यानी कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ मैसूर को तो फॉलो किया ही नहीं, साथ में वो माहे को भी कैप्चर करना चाह रहे हैं। एक तरीके से वो हैदर अली को धोखा दे रहे हैं।
तो इसी के साथ होता ये है कि हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में फिर से दरार आ जाती है और हैदर अली फिर से ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी बातों को नहीं माना। नाउ हैदर joined the hand of the Nizam and the Marathas and defeated the English twice in 1780 and 1782 also. But unfortunately, Hyder died in 1782 and was succeeded by his son टीपू सुल्तान। और इसी के साथ टीपू सुल्तान भी ब्रिटिशर्स के साथ एक म्यूचुअल कंसेंट कर लेता है कि आप मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस टाइप से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी ख़त्म हो जाता है। टीपू कंक्लूडेड द लॉन्ग वॉर्स विद द इंग्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। तो इसी के साथ हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे, जो कि 1790 से लेके 1792 तक था। नाउ द इंग्लिश एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद द निज़ाम एंड द मराठा एंड मार्च टुवर्ड श्रीरंगपट्टम विच इज़ द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। यानी कि एक तरफ अब कौन कौन हो गए थे, इंग्लिश हो गए थे, निज़ाम हो गए थे, मराठास थे, और ये किसके अगेंस्ट में थे, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में थे। ये जो बात चल रही है वो हमारी थर्ड एंग्लो मैसूर की बात चल रही है। और इस लड़ाई में क्या होता है कि टीपू सुल्तान बहुत ब्रेवली तरीके से लड़ता है, बट एंड द एंड वो हार जाता है और अपनी हाफ से ज़्यादा जो टेरिटरी थी मैसूर की वो अपने हाथों से गंवा देता है, यानी कि ब्रिटिशर्स अब जीत जाते हैं। और इसी को बोलते हैं सीज ऑफ श्रीरंगपट्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी के साथ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1799 में हुआ था। अब टीपू क्या चाहता है, बदला चाहता है। टीपू वांट रिवेंज एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम फ्रांस, तुर्की एंड काबुल। यानी कि वो अब टीपू सुल्तान किस किस से हेल्प मांगता है, फ्रांस से, तुर्की से और काबुल से। द ब्रिटिश अगेंस्ट मार्च अगेंस्ट हिम इन अप्रैल 1799। इन दिस वॉर ही वाज डाइड, यानी कि टीपू सुल्तान मर जाता है। एंड श्रीरंगपट्टम वॉज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। दे ऑल्सो अनेक्स्ड कैनरा, कोयम्बटूर एंड द सी कोस्ट ऑफ मैसूर। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो जीत होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने श्रीरंगपट्टम को भी जीत लिया है, साथ ही साथ और बहुत सारी जगहों को भी उन्होंने जीत लिया। और इसी के साथ ब्रिटिशर्स का मैसूर पर भी कब्जा हो जाता है। तो हमने जाना किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे पहले अपना कब्जा किया, आफ्टर डैट मैसूर पे उन्होंने किस तरीके से अपना कब्जा किया। अब देखते हैं उनका नया टारगेट क्या होता है। अब ब्रिटिशर्स का जो नया टारगेट होता है वो होता है मराठास, यानी मराठास पे अपना कब्जा करना। द एंग्लो मराठा वॉर्स 1775 से लेके 1818 तक चला जो। द ब्रिटिशर्स हैज़ गोट अ टेस्ट ऑफ द मराठा स्ट्रेंथ एंड पावर ड्यूरिंग इट्स स्ट्रगल इन मैसूर। यानी कि उन्होंने मराठास की स्ट्रेंथ को देख लिया था, पावर को देख लिया था। कब देखा, मैसूर स्ट्रगल में देखा। दे ऑल्सो अवेयर ऑफ द म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन द मराठा लीडर्स, कैसे उनमें म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं। नाउ दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द एनेक्सेशन ऑफ मराठा। अब वो मराठा को चाह रहे थे, और इसी के साथ जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो स्टार्ट होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फिफ्थ पेशवा, यानी कि जो फिफ्थ पेशवा थे उनकी डेथ के बाद जो है नारायण राव जो है वो गद्दी पे बैठना चाहते थे, यानी कि वो गद्दी हासिल करना चाहते थे। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स ही जॉइन हैंड विद द इंग्लिश। यानी कि उस गद्दी को हासिल करने के लिए नारायण राव ने क्या किया, इंग्लिश के साथ हैंड जॉइन कर लिए थे, जो कि मराठास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इस वॉर का रिज़ल्ट जो निकल के आता है वो निकल के आता है ट्रीटी ऑफ सालाभाई ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशंस ऑफ ईच अदर्स टेरिटरीज़। यानी कि यही होता है कि तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी करूँगा। इस तरीके से ये वॉर ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। और इसी के साथ हम सेकंड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर पढ़ते हैं, जो कि 1803 से लेके 1806 तक चला था। पेशवा बाजीराव मर्डर्ड विट्ठू जी, यानी कि पेशवा बाजीराव ने विट्ठू जी को मार दिया, जो कि ब्रदर थे जसवंत राव होलकर के। यानी कि जसवंत राव होलकर के जो ब्रदर थे वो विट्ठू जी थे, जिसको पेशवा बाजीराव ने मार दिया था। तो होलकर ने बदले में क्या किया, डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ पेशवा एंड दौलत राव सिंधिया। यानी कि होलकर ने पेशवा की आर्मी को
और दौलत राव सिंधिया की जो कंबाइंड आर्मी थी उसको हरा दिया। नाउ बाजीराव वाज फोर्स्ड टू flee to Basin, where he signed a treaty with the English, thus established British control over the Pune। क्योंकि बाजीराव वो पेशवा और दौलत राव सिंधिया से बचना चाहता था, क्योंकि उसने विट्ठू जी को मार दिया था, इसलिए उसको बचने के लिए उसको इंग्लिश का हैंड ज्वाइन करना पड़ा। और इसी के साथ क्या होता है कि ब्रिटिशर्स अपना कब्जा पूना पे भी कर लेते हैं। इंग्लिश ट्रूप्स वर नाउ स्टेशन एट मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड पूना ऑल्सो। द ब्रिटिश फोर्सेज आल्सो डिफीटेड दौलत राव सिंधिया एंड एक्वायर्ड ऑल हिज टेरिटरीज, यानी कि उन्होंने दौलत राव सिंधिया को भी हरा दिया और उसकी सारे टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। जसवंत होलकर also came face to face with the English, but he was also defeated. The English gained control over Odisha and other territories of north of Yamuna river, included Agra and Delhi, यानी कि यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तक। अब हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे जो कि 1817 से 1888 तक चला था। Now in third Anglo-Maratha war, पेशवा बाजीराव, दौलत राव सिंधिया, Appa Sahib of Nagpur and Malhar Rao Holkar II again made an attempt to crush the political ambitions of the English, यानी कि पेशवा बाजीराव, दौलत राव सिंधिया, अप्पा साहिब, मल्हार राव होलकर ये सब एक तरफ आ गए थे और उन्होंने एक अपनी पॉलिसी बनाई किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, बट वर टेरेबली डिफीटेड, और ये इनका जो ग्रुप था वो हार गया था क्योंकि इंग्लिश ने इनको हरा दिया था। Pune and its districts were merged with the Bombay Presidency. The territories south of the Vindhyas were made subordinate to the company, यानी कि कंपनी के अंडर ये सब चीज़ें आ गई थी। Now the company claimed that its authority of paramount of supervise. It is clear that the company pursued an aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings. A new policy of paramounting was initiated। और इसी के साथ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी एंड हो जाता है। तो अब देखना ये है कि ब्रिटिशर्स ने मैसूर पे अपना कब्जा कर लिया है, मराठास पे अपना कब्जा कर लिया है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? नाउ द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। नाउ ब्रिटिशर्स थॉट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर न्यूली एक्वायर्ड प्रोविंसेस, की जो उन्होंने एक्वायर करी है प्रोविंसेस उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी। दे वर ऑल्सो थ्रेटेंड बाय द फ्रेंच, उनको फ्रेंच से भी डर था, रशियंस पे से भी डर था और अमेरिकन से भी उनको डर था कि कहीं वो उनका जो उन्होंने कब्जा किया है उसको छीन ना ले उनसे। तो उनको ये था कि अब उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे जो उन्होंने एक्वायर्ड करी है। इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर दैम टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, क्योंकि वहाँ से एंट्री की ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि एंट्री वहीं से होती थी बेसिकली इंडिया में। ठीक है, दिस रिजल्टेड 2 वॉर्स इन अफगानिस्तान, इसी के साथ 2 वॉर होते हैं अफगानिस्तान में। एज अ फाइनल रिजल्ट ए परमानेंट रेजिडेंट वाज टू बी स्टेशनड इन काबुल, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है किसका, इंग्लिश का, काबुल में, ताकि वहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर सके, ताकि नॉर्थ वेस्ट से हमारे इंडिया में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। द एनेक्सेशन ऑफ सिंध वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश टेरिटरीज फ्रॉम द रशियंस, यानी कि सिंध को भी उन्होंने अपने अंदर लेना था ताकि वो रशियंस से खुद को बचा सकें। और जैसे तैसे करके इंग्लिश ने सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया 1843 में बाय साइनिंग सम पीस ट्रीटीज विद द आर्मीज ऑफ सिंध। Burma was also annexed in 1885. The Gurkhas of Nepal also forced to sign the Treaty of Sauvali in 1816 and surrendered the districts of Garhwal and Kumaon to the British, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपना प्रोटेक्शन भी कर लिया था ताकि कोई इंडिया में एंटर ना कर सके। और इसी के साथ उन्होंने अपना बहुत सारा एक्सपेंशन कर लिया था इंडिया में। तो आज के लिए बस इतना ही। सेकंड चैप्टर को भी कंटिन्यू रखेंगे। आई होप कि ये एक पार्ट में और कंप्लीट हो जाए, बट अगर एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होता है तो मैं इसके 2 पार्ट और बनाऊंगी इसके आगे। अभी सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा लेंथी है। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। और इसी के साथ मेरे चैनल को भी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है जूम शिक्षा। इसी के साथ थैंक यू। बट अगर आप खाली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपको पहले वाली वीडियोज़ भी देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 7th मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू।